नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और ये होगा आपका भाग 5। स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, चौल साम्राज्य के संदर्भ में कदमाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कदमाई कहा जाता था आपका भू राजस्व को। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कदमाई लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का उल्लेख मिलता है। अगर चौल साम्राज्य की बात करें, जो खासकर आपका तमिलनाडु की तरफ बसा हुआ था, तो अगर करों की बात करें तो उनके लिए 400 शब्द इस्तेमाल किए गए। अच्छा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वो मिलता है वेट्टी का। और ये नगद में नहीं बल्कि किस रूप में लिया जाता है, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता, मतलब ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। तो ये आप याद रखना कि वेट्टी किस प्रकार का कर था, ये आप लिख लेना अपने नोट्स में कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर वेट्टी कहलाता था। तथा कदमाई क्या था, या भू राजस्व इसे कहा जाता था, मतलब भूमि पर लगने वाला कर कदमाई कहलाता था चौलों के समय। अच्छा, आगे लिखा, घर पर छप्पर लगाने, ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के उपयोग, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार पर उपकर आदि भी लगते थे। तो देख लीजिए किस किस पर कर लग रहे हैं। घर के छप्पर लगाने पर, ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के उपयोग अगर आप करते हैं तब भी लगता था, पारिवारिक संपत्ति पे भी लगता था। तो यहाँ पर भी आपको सारे कर देने होते थे। चौल साम्राज्य की अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी के आसपास स्टार्ट होता है, और ये पल्लवों के सामंत थे, और पल्लवों को हराकर ही चौल साम्राज्य की स्थापना की जाती है विजयालय के समय, या बोल सकते हैं इनके संस्थापक कौन थे, विजयालय। अगर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य, या तंजावुर भी बोला जाता है आज का, तंजावुर या तंजौर, ये आपका तमिलनाडु में ही है। तो पल्लवों को हराकर एक नई शक्ति का उदय होता है जिन्हें चोल कहा जाता है। दो सबसे प्रतापी शासक हैं, राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम। ये चौल साम्राज्य के सबसे दो प्रमुख शासक माने जाते हैं। चौल साम्राज्य की बात करें तो ये बिल्कुल आपका दक्षिण में देखने को मिलेगा। इसके नीचे जो आपका था वो था आपका पांड्य साम्राज्य। यहाँ तक बात करें कि पांड्य साम्राज्य को भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया था, और जो संपूर्ण श्रीलंका था वो भी पूरे कब्जे में आ जाता है किनके, चौलों के। और कैपिटल बनाते हैं अनुराधापुर, जो आपका श्रीलंका में था। तो स्टार्ट करते, देखो लिखा हुआ है, चौल साम्राज्य के उदय के संबंध में जानकारी संगम युग 3री शताब्दी से मिलनी प्रारंभ होती है। संगम साहित्य में दो चौल नरेशों करिकाल तथा कोचेन कोचेनग नान का वर्णन मिलता है। चौल साम्राज्य को चौल मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पेन्नार तथा कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी तट पर स्थित था। तो पूर्वी तट होता है ये वाला तट, और यह आपकी कावेरी नदी यहाँ पर, और नीचे की तरफ थी पेन्नार नदी। तो चौल साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी तिरुचिन्नापल्ली के पास उरैयूर। शासनकाल अगर देखा जाएगा तो 848 से लगभग 1279 ईस्वी तक था। तो मोटा मोटी आप याद कर सकते हैं कि 850 से लगभग 1300 ईस्वी तक का काल। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ही हो जाता है आपका 450 साल का काल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, संस्थापक के बारे में। विजयालय चौल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। 848 से 871 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। तो ये पल्लवों के सामंत थे, ये आपने याद रखना है। तंजावुर पे अधिकार कर अपनी नई राजधानी बनाते हैं, और राजधानी का नाम रखते हैं उरैयूर। उसके अलावा देखा जाए तो तंजौर जीतने के बाद नरकेसरी की उपाधि धारण करते हैं, ये आपने अपने नोट्स में लिखना है। और चौलेश्वर नामक एक भव्य मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। विजयालय के बाद उनका पुत्र आदित्य प्रथम पिता की मृत्यु के उपरांत 875 ईस्वी में शासक बनता है। तो ये क्या करता है कि अंतिम अयोग्य शासक रहता है, वर्मन को हराता है जो पल्लव शासक रहता है, और चौल साम्राज्य को स्वतंत्र करवाता है। इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण करते हैं। परांतक प्रथम ये भी महान शासक थे, तो इनके बारे में आपने नोट करना है कि 907 ईस्वी में शासक बने थे। और पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरै कौंड की उपाधि धारण करते हैं। मदुरै जो राजधानी थी वो थी पांड्यों की। तो मदुरै कौंड मतलब था मदुरै को जीतने वाला व्यक्ति, तो उसकी उपाधि ये धारण करते हैं परांतक प्रथम। ये भी आपने अपने नोट्स में लिखना है। 915 में वेल्लूर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने नोट्स में लिखना है कि 915 ईस्वी में कौन सा युद्ध देखने को मिलता है, वेल्लूर का युद्ध, जिसमें ये पांड्य राजाओं तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित करते हैं परांतक प्रथम। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, चौल साम्राज्य का विस्तार अपने आप स्टार्ट हो जाता है, और चौल साम्राज्य चला जाता है कन्याकुमारी तक, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है किसका, भारत का। कन्याकुमारी में एक पॉइंट है आपका केप कैमोरिन, ये मुख्य भूमिका
दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है केप कैमोरिन। पेपर में टपका था, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। तो ये दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु है भारत का। वैसे अगर देखा जाए तो वैसे हमें देखने को मिलता है कहाँ, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। उसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो तंजावुर में एक चिदम्बरम मंदिर है, उसका निर्माण परांतक प्रथम ने करवाया था। ये आपने लिखना है, बहुत ही फेमस मंदिर है चिदम्बरम मंदिर, तंजौर या तंजावुर में परांतक प्रथम द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा देखें तो 949 ईस्वी में जो राष्ट्रकूट वंश के शासक रहते कृष्ण तृतीय, उन्होंने गंगों के साथ संधि की थी। गंग वंश जो था आपका, और चौल नरेश परांतक प्रथम को क्या करते हैं, वहाँ पर आक्रमण करते हैं। और तक्कोलम के युद्ध में, ये आप याद रखना 949 में दूसरा युद्ध जो आपने याद रखना है वेल्लूर के युद्ध के बाद, कि तक्कोलम का युद्ध होता है और चौल उसमें बुरी तरह पराजित होते हैं, और चौलों को जो साम्राज्य रहता है वो राष्ट्रकूट के अधीन हो जाता है। राष्ट्रकूट मेनली कहाँ थे, महाराष्ट्र की तरफ। और राष्ट्रकूट होगा जो आपका बताया था मैंने, संस्थापक कौन था, दंतिदुर्ग। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, फिर अब आते हैं दूसरे महान शासक राजराज प्रथम। तो 985 ईस्वी में इनका राज्यारोहण होता है। सबसे प्रतापी शासक थे जो चोल चेर पांड्य, तो बिल्कुल बगल में ही थे कौन, चेर शासक। उनकी नौसेना को कंडलूर में हराते हैं, और कांडलूर सालेक लमरुत या सालेकल मरुत की उपाधि ये धारण करते हैं। इसके बाद श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को युद्ध में हराते हैं, और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में ही अपना उत्तरी हिस्सा कब्जा लेते हैं। ये आपने अपने नोट्स में लिखना है। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पोल्लनरुआ, और उसका नाम रखते हैं जयनाथ मंगलम। ये आप जरूर लिख लेना। तो राजराज प्रथम आएगा और एक उनका बेटा आएगा राजेंद्र चौल। तो श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा वो जीता था राजराज प्रथम ने, और जो संपूर्ण हिस्सा था वो जीता कौन, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चौल। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है जयनाथ मंगलम एक शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे शिवपाद शेखर की उपाधि ये धारण करते हैं। उसके अलावा अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजराज चौल दक्षिण एशिया के देशों में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। आगे चले तो आगे लिखा हुआ है, अपने इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने कलिंग राजाओं के सहित, कलिंग आपका उड़ीसा में, 12,000 द्वीपों को जीतकर उन पर अपना राज्य स्थापित किया। एक दूतमंडल चीन को भेजते हैं। और इतिहास लेखन की विशेष कला ऐतिहासिक प्राकथन को प्रारंभ करने का श्रेय भी किसको जाता है, राजराज प्रथम को जाता है। इसने मुमाटी चौलदेव, जयगोंड एवं चौल मार्तंड की उपाधियाँ धारण की थी। 1000 ईस्वी के आसपास भूमि सर्वेक्षण करने का बोल सकते हैं आपको इनके टाइम पे देखने को मिलता है। इसके बाद देखा जाए तो स्थानीय सुशासन ये स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए तो तंजावुर में एक राजराजेश्वर मंदिर, जो एक शैव मंदिर था। अच्छा, याद रखना चौल जो थे वो शैव धर्मी थे, शैव धर्म को मानते थे। तो राजराजेश्वर नाम का एक शैव मंदिर की स्थापना करते हैं, जिसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो पेपरों में पूछा जाता है वृद्धेश्वर मंदिर के, राजराजेश्वर लिखेगा नहीं, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा कि राजराज चौल नहीं बनाया। तो आपको पूछा जाएगा वृद्धेश्वर मंदिर का है, तो आपने याद रखना है तंजावुर तमिलनाडु में, और किन के द्वारा बनाया गया था, राजराज चौल के द्वारा। उसके बाद आते हैं उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बनता है। दूसरा महान शासक है, या परांतक के बाद बोले तो तीसरा महान शासक है। तो 5वें वर्ष में, अपने शासन के 5वें वर्ष में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर फिर से आक्रमण करते हैं, उसे बंदी बनाते हैं और पूर्ण श्रीलंका को अपने राज्य में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसके अलावा उन्होंने चेर और पांड्य शासकों को भी हराया था, और अपने पुत्र राजाधिराज जो इनका बेटा रहता है उसको पांड्य प्रदेश का क्या कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं, और उसे चौल पांड्य की उपाधि दी जाती है। उत्तरापथ की तरफ भी उन्होंने क्या चलाया था, अभियान चलाया था। उत्तरापथ मतलब उत्तर भारत की तरफ, और बंगाल के पाल शासक महिपाल को हरा देते हैं। और इसके बाद ये एक बोल सकते उपाधि धारण करते हैं गंगेकोंड चौल। सिंचाई के लिए चौल गंगम नामक एक विशाल झील का निर्माण करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, गंगा से नदी को लाते हैं, गंगा से पानी को क्या करते हैं, गंगा के पानी से इस झील का निर्माण करते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, 1035 में श्री विजय साम्राज्य के शासक कुलोत्तुंग वर्मन को युद्ध में पराजित कर मलय प्रायद्वीप बोला जाता है, जहाँ पर आपका मलेशिया है और सिंगापुर है। ये भारत के नीचे आपको देखने मिलेंगे, जैसे भारत हो गया, भारत के बगल में म्यांमार हो गया, म्यांमार के नीचे आपका थाईलैंड, फिर मलेशिया, सिंगापुर, और फिर आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के द्वीप आते हैं सुमात्रा और जावा। और जावा में राजधानी किसकी, इंडोनेशिया की, जकार्ता।
और नई राजधानी का विचार बन रहा है नुसांतरा में। अच्छा, इसके शासनकाल में वैदिक शिक्षा दर्शन का विकास हुआ। वैदिक साहित्य के अध्ययन हेतु एक विशाल विद्यालय का निर्माण भी करवाते हैं। अच्छा, फिर आते हैं राजाधिराज प्रथम, इनके बेटे। तो ये शासक बनते हैं और श्रीलंका हो गया, चेर पांड्य राज्यों के विद्रोही शासकों को संयुक्त सेना को क्या करते हैं, हरा देते हैं। इसके बाद कल्याणी के जो चालुक्य रहते हैं, ये आपने सुना होगा जब मैं राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहा था कि राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक रहता है कर्क द्वितीय, उसको कल्याणी का जो कल्याणी का जो चालुक्य शासक रहता है तैलप द्वितीय हरा देता है और कल्याणी के चालुक्यों की बोल सकते हैं कल्याणी के चालुक्य जीत जाते हैं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे देखेंगे इसने कल्याणी पर विजय कर अपना राज्याभिषेक करवाया था और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करता है। एक अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने संपन्न करवाया था। और कल्याणी के चालुक्य से संघर्ष के दौरान कोप्पम के युद्ध में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, राजाधिराज प्रथम की। फिर आते हैं राजेंद्र द्वितीय, ये भाई थे किसके, राजाधिराज के। और 1062 में कूडल संगमम के युद्ध में चालुक्य वंश के सोमेश्वर प्रथम को पराजित करते हैं और कोल्हापुर में जयस्तंभ की स्थापना करवाते हैं। कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र में, और प्रकेशरी की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद वीर राजेंद्र जो राजेंद्र द्वितीय के भाई रहते हैं वो शासक बनते हैं और राजकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। और इसने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ, कल्याणी के चालुक्य वंश में किया था। और सोमेश्वर ने चोलों से पराजित होने के अपमान के कारण तुंगभद्रा नदी में क्या कर दी, आत्महत्या कर दी। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था कौन सा, आपका विजयनगर साम्राज्य। ये आपने याद रखना, बाद में जाके बसता है 1334-1335 के आसपास। अच्छा, फिर आता है अधिराजेंद्र, तो ये अंतिम शासक बोले जा सकते हैं चौल वंश के। और इनके शासनकाल में एक जन विद्रोह होता है जिनमें इनकी हत्या करवा दी जाती है। अब आते हैं चौल चालुक्य वंश, यानी कि दोनों। तो जो पूर्वी चालुक्य रहते हैं, पूर्वी चालुक्य थे आपके कौन से वाले, वेंगी के चालुक्य, ये खासकर आपके आंध्र प्रदेश की तरफ थे। और उनकी रानी रहती मधुरांतिका। और चौल शासक रहते हैं राजेंद्र द्वितीय। इनके बीच में विवाह होता है और चौल चालुक्य वंश की स्थापना होती है और प्रथम शासक बनते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। तो ये कलचुरी के शासक यश, कर्णदेव एवं कलिंग नरेश अनंत वर्मन चौड़गंग इनको पराजित करते हैं। इसी के शासनकाल में श्रीलंका के राजा विजयबाहु अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं कुलोत्तुंग प्रथम ने, क्योंकि आप जानते हैं श्रीलंका किसके कब्जे में था, चौलों के कब्जे में था। अच्छा, कुलोत्तुंग प्रथम ने भी भू राजस्व के निर्धारण हेतु भूमि सर्वेक्षण करवाते हैं। व्यापार की सुगमता हेतु चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त करते हैं और सुंग मतविर्त उपाधि धारण करते हैं, मतलब करों को हटाने वाले, ये जो आप लिख लेना। फिर आते हैं विक्रम चोल, उत्तराधिकारी रहते हैं। चिदम्बरम का जो मंदिर था, जो देखने को मिलता है आपको किसके समय, विजयालय के समय। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि चिदम्बरम मंदिर, यहाँ पर देख सकते हैं आप कहाँ पे, परांतक प्रथम है ना, हाँ ये देखो, विजयालय नहीं, परांतक प्रथम के समय चिदम्बरम मंदिर का निर्माण होता है। और राजराज के समय राजराजेश्वर मंदिर जो यहाँ पे लिखा है, ये जो आप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं वृद्धेश्वर मंदिर। अब बात की जा रही किसकी, अब बात की जा रही यहाँ पर विक्रम चौल की। तो ये जो चिदम्बरम मंदिर जो परांतक प्रथम ने बनाया था, वहाँ पे स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाते। चिदम्बरम में कौन सा, नटराज मंदिर आपका। इसके द्वारा प्रजा से जबरन कर वसूले गए और मंदिर में स्थापित प्राचीन वैष्णव मूर्ति, तो ये वैष्णव धर्म के बोल सकते ध्रुव विरोधी थे, क्योंकि मैंने बताया था ये जो थे चोल, ये शैव धर्म को मानते थे। समुद्र में फेंकवा देते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति, और जिसके कारण इसे त्याग समुद्र की उपाधि दी जाती है। उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय आता। कुलोत्तुंग द्वितीय विक्रम चौल का पुत्र था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे उसका धर्म के प्रति असहिष्णु होने का ज्ञान प्राप्त होता है। कुलोत्तुंग द्वितीय और उसके सामंतों ने ओट्टा, कुट्टन, सेक्युलर और कम्मन को संरक्षण दिया था। अच्छा, नेक्स्ट लिखा राजराज द्वितीय, तो ये कमजोर शासक था। फिर राजाधिराज आते हैं, तो ये भी कुछ बेहतरीन शासक साबित नहीं होते। फिर आते हैं कुलोत्तुंग तृतीय, इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आपने लिखनी ही नहीं है, ठीक है ना। फिर शासक आता है राजाधिराज तृतीय और फिर आता है राजेंद्र तृतीय, तो अंतिम शासक कहा जा सकता है, और ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। और लास्ट में क्या होता है कि जो चौल साम्राज्य रहता है उस पर पांड्यों का कब्जा आ जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने नोट्स क्लियर करने हैं अपने। तो मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पर कदमाई के बारे में बोला जा रहा है, तो कदमाई के बारे में लिख देना कि कदमाई क्या था, एक प्रकार का भू राजस्व कर था चौलों के समय। एक आपने विट्टी में लिखना है, विट्टी क्या था कि एक नगद कर न होते हुए जबरन श्रम के रूप में इसे वसूला जाता था। ये चीज़ यहाँ से नोट करनी बस। फिर आपने यहाँ से सीधे चलना है, कहाँ पर, यहाँ से आपने सीधे चलना है कि विजयालय कौन थे, संस्थापक थे, पल्लव शासकों के सामंत थे,
ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी उरैयूर में बसाई थी, राजधानी उरैयूर थी। नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चौलेश्वर नामक एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये चीज़ आप लिख लेना। फिर आदित्य प्रथम के बारे में ज़्यादा चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आदित्य प्रथम इतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं। फिर परांतक के बारे में आपने लिखना है कि मदुरै क्या करते हैं, पांड्य शासकों को हराते हैं, मदुरै कौंड की उपाधि लेते हैं। तो मदुरै कहाँ था आपका, पांड्य राजवंश में था। वेलूर का युद्ध, इसके बारे में आप लिख लेना। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण ये करवाता है तंजौर तमिलनाडु में, ये लिख लेना। और तक्कोलम के युद्ध में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और ये पूरा जो बोल सकते हैं इनका साम्राज्य रहता है राष्ट्रकूटों के अधीन आ जाता है, तो ये आप जरूर लिखा दें। फिर एक और महान शासक रहे, मतलब सबसे बोल सकते हैं महान शासक आते हैं, चेरों को हराते हैं। श्रीलंका की तरफ पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका की तरफ सबसे पहले कूच की थी, कौन सा चौलवंशी शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिख लेना। और वहाँ से राजधानी रहती है अनुराधापुर, वहाँ से कहाँ शिफ्ट करते हैं आपका पोलनरुवा, जैसे जयनाथ मंगलम कहा जाता है, ये जरूर आप याद रखना। और कौन सी उपाधि लेते हैं, शिवपाद शेखर की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इनकी बोल सकते हैं आप उपाधियाँ लिख लेना। और उसी के साथ साथ आपने दिमाग में रखना है कि तंजौर तंजावुर में एक वृद्धेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये जरूर लिख लेना आप। चौल सेव थे, ये जरूर लिख लेना। फिर आते दूसरे महान शासक इन्हीं के बेटे राजेंद्र प्रथम, और ये महेंद्र प्रथम को हराते हैं फिर से। इनके पिता ने भी हराया था और इस बार पूर्ण श्रीलंका पे कब्जा जमा लेते हैं। इनके बेटे रहते हैं राजाधिराज, और उन्हें क्या कर देते हैं, पांड्य प्रदेश का शासक घोषित करते हैं और चौल पांड्य की उपाधि देते हैं। तो कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी है, ये जैसे गंगे कौंड चोल की उपाधि धारण करते हैं, महिपाल को हराते हैं, बंगाल के पाल शासक को, चौल गंगम नाम की क्या चील का निर्माण करते हैं। और उसके अलावा क्या मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा को भी अपने, मतलब देख लीजिए हमारा जो बोल सकते हैं भारतीयों का जो शासन काल था वो कहाँ तक देखने को मिलता है आपको, इंडोनेशिया तक देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये आपका राजेंद्र चौल भी एक महान शासक हुए। फिर राजाधिराज चौल के बारे में आपने थोड़ा बहुत लिख देना है, जैसे विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, बस इतना थोड़ा दिमाग में रखना। और कल्याणी के चालुक्य के साथ संघर्ष करते हुए कोप्पम के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। राजेंद्र द्वितीय के बारे में आपने ये लिखना है कि यहाँ से क्या चीज़ लिख सकते हो, यहाँ से एक लिख देना कि कोल्हापुर में जयस्तंभ की स्थापना की थी। और चालुक्य वंश के सोमेश्वर प्रथम को उन्होंने क्या किया था, कुडल संगमम के युद्ध में 1062 में हराया था और प्रकेशरी की उपाधि धारण करते हैं। वीर राजेंद्र राजकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। और जब ये कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर से हार जाते हैं तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्महत्या कर लेते हैं वीर राजेंद्र, ठीक है ना। और अभी आधे राजेंद्र कौन थे, ये लिखते हैं जन विद्रोह के कारण इनकी हत्या कर दी जाती है, बस ठीक है। फिर चौल चालुक्य वंश में जो आता है तो पूर्वी चालुक्य, जिन्हें वेंगी का चालुक्य कहते हैं, ये जरूर लिखना है, वेंगी, वेंगी का चालुक्य कहते हैं पूर्वी चालुक्यों को। और ये आंध्र प्रदेश की तरफ था। तो उनकी रानी मधुरांतिका और चौल शासक राजेंद्र द्वितीय की जब शादी होती है तो उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है तो कुलोत्तुंग प्रथम शासक बनता है चौल चालुक्य वंश का, ठीक है ना। और ये हराता है किसको, कलिंग नरेश अनंत वर्मन और कलचुरी शासक कर्णदेव को, ये जरूर लिख लेना। और इसी के समय क्या होता है, श्रीलंका का राजा विजय बाहु स्वतंत्र घोषित करता है अपने आप को, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखने, हाँ ये लिख सकते हैं कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, सुंगमत वित्र, ठीक है ना, जैसे करों को हटाने वाला है, तो ये जरूर लिख लेना आप। विक्रम चौल के बारे में बात करें तो चिदम्बरम का नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाता है, भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाकर त्याग समुद्र की उपाधि धारण करता है। कुलोत्तुंग द्वितीय आता है तो इसके समय कौन था, कंबन जैसे सैकिलार और ओटाकुट्टन जैसे क्या थे, महान बोल सकते हैं कला के विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं दक्षिण भारत की। उसके बाद राजराज, इतना ज़्यादा इनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ नाम लिख देना, शासनकाल लिख देना, खत्म बात, ठीक है। और अंतिम शासक लिखना राजेंद्र तृतीय, और ये जरूर लिखना चौल साम्राज्य किसके अधीन जाता है, पांड्यों के अधीन चला जाता है, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नोट्स को थोड़ा सा आप शॉर्ट रखें, सारी चीज़ें लिखने की कोशिश ना करें, जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। फैक्ट्स को ज़्यादा दिमाग में रखें, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी हमें, वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।